हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम क्लास 11 के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। देखिए, ये डिमांड आई थी कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाइए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। बात करें हम बायोलॉजी की क्लास 11 की, हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर कर लिए हैं। अभी मैं आपके सामने 8th लेक्चर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। सेल द यूनिट ऑफ ए लाइफ। तो आपको पता है लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? लिविंग्स ऑर्गेनिज्म का सेल होता है। तो सेल किस किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, और सेल एक यूनिट ऑफ ए लाइफ आता है, उसके बारे में हम चीज़ों के डिस्कस करेंगे। राइट, तो ऑलरेडी मैं 7 लेक्चर ले चुकी हूँ। अगर आपको वो समझ आ गए होंगे तो देन आगे प्रोसीड कीजिए। अगर समझ नहीं आए हैं तो नेक्स्ट टॉपिक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको पुराना रिवाइज करना ज़्यादा मैटर करता है कंपेयर टू न्यू टॉपिक के। राइट, न्यू क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास HP टेट मेडिकल वालों के लाइव सेशन होता है, क्लासेस होती हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं, देखो कोचिंग लेना नॉट नेसेसरी, नीड नहीं है। क्योंकि अब आप बोलें कि अगर आप कोई रूटीन फॉलो कर सकता है खुद की, रोज़ इतने घंटे पढ़ना है, मटेरियल है उसके पास, दैट्स इनफ। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ, हमसे रूटीन फॉलो नहीं होती, हमारे पास वेल रिटन मटेरियल नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना है। उनके लिए कोचिंग लेना ज़रूरी हो जाता है, और जिससे कि एक रूटीन बनी रहती है। पढ़ना तो खुद ही होता है, बस कोचिंग एक आपको क्या करवाती है, एक रूटीन फॉलो करवाने में मदद करती है। हमारे पास HP टेट मेडिकल की लाइव क्लासेस है। एंड रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग आपके पास आर्ट्स, हमारे पास सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल है, TGT की भी। तो टैट के लाइव क्लासेस है मेडिकल वालों के लिए। और किसी को अगर नोट्स चाहिए, किसी को कोई भी मटेरियल चाहिए, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी को किसी और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी आप बता सकते हैं। एंड अगर किसी को कोई टॉपिक लगता है कि हाँ प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे उस टॉपिक को। राइट, अभी हम बात करते हैं चैप्टर 8। देखो, बाकी लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर किया था उसके 25 क्वेश्चन थे, इसके 36 हैं। देखो, चैप्टर 22 क्वेश्चन भी वेरी करते हैं, तो हो सकता है किसी चैप्टर के 20 हो। जो चैप्टर जितना लेंथी है उसके क्वेश्चन उतने होंगे। राइट, तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो बट इसके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है। जैसे कि कई जो हमने पहले टॉपिक की बहुत डिटेल की टॉपिक की, इसमें डिस्कवरी उनसे रिलेटेड है, तो वो एकदम हो भी जाते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सेल के बारे में डिस्कवर किसने किया था? तो सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। इनकी बुक भी है माइक्रोग्राफिया, जिन्होंने इसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि सेल के अंदर एक और चीज़ होती है जो कंट्रोल करती है। अगर वो नहीं है किसी में, तो यानी उनका कंट्रोलिंग सिस्टम लो है। एंटोन वॉन लीवनहुक की बात करें, इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की बात की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की बात की थी कि प्रोटोप्लाज्म होता है सेल में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, सेल है, ठीक है, बाहर की लेयर ना लेके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, साथ में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड ए प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बेसिस पे इसने एक्सप्लेन किया था कि प्रोटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, देखो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? एक तो इसका राइट आंसर, इसके बारे में ये पता लगा, ये जैसे कि हर क्वेश्चन में अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस का पता लगता है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हो तो जस्ट नॉट कि आपका एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, इसके साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक्सप्लेन बाय। ओमनिस ई सेलुला, सेलुला का मतलब होता है सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बना होता है।
इसका मतलब बोलते हैं ना, मुर्गी पहले आई है अंडा पहले आया, यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है, ये चीज़ इन्होंने बोली, राइट। तो स्विट्जरलैंड एंड सिचवाना ने सेल थ्योरी के बारे में बोला है, ठीक है, स्विट्जरलैंडन है यहाँ पे। एंड रॉबर्ट वर्च्यू ने बोला था, इनकी बुक थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है, तो दोनों से कोई भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लुईस पाश्चर की बात करें, इन्होंने बायोजेनेसिस की बात की है। किसके बारे में बात की है? बायोजेनेसिस, ठीक है, ये इन्होंने लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। एंड दुजार्दिन की बात करें, इन्होंने मसल सेल के बारे में बताया था। देखो, हर जगह का अपना अपना बेसिक यूनिट है, सेल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो सेल का बेसिक यूनिट है, मसल है का जो बेसिक यूनिट है, उसको एक्सप्लेन करने में इन्होंने मदद की, मतलब इन्होंने बताया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम कंसर्न विद रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद। प्रोकैरियोटिक्स में मतलब जो इम्पॉर्टेंट है इनमें से रेस्पिरेशन रेट को इम्प्रूव करने के लिए, वो क्या है? सो देखेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कौन होते हैं? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। सो अब हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन के, तो सबसे पहले ऑप्शन है जैसे वैक्यूल। वैक्यूल नॉन लिविंग पार्ट होता है प्लांट सेल का, जो कि स्टोर करता है फूड को। न्यूक्लियोइड की बात करें, इसको जिनेटोफोर बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटीपी बनाता है। एटीपी एनर्जी होती है, और जिसके पास एनर्जी होती है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अब रेस्पिरेशन के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर देती है एंड कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल बोला जाता है, राइट। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप क्वेश्चन को, जैसे मैं आप कोई क्वेश्चन के ऑप्शन को बोल रही हूँ, उसका आंसर बोल रही हूँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप साथ साथ चीज़ों को रिपीट करो। जितना आप रिपीट करेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको ऐसे ही रिपीट करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किया, आउटर लेयर होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला। डैनियल डेवसन ने बोला, रॉबर्टसन ने बोला, सिंगर एंड निकोलसन ने बोला। तो उसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही एक मॉडल आता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसके बारे में किसने बोला? तो उसके बारे में सिंगर एंड निकोलसन ने बोला है। डेविड ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, इतना फेमस तो नहीं हुआ था, बट हाँ स्टिल ठीक था। डैनियल एंड डेवसन की बात करें, इन्होंने सैंडविच मॉडल की बात की थी। सैंडविच मॉडल, जैसे कि सैंडविच होता है ना, ब्रेड, फिर नीचे ब्रेड और बीच में मटीरियल, ऐसी बात की थी। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और इन्होंने मेन बात की थी इंटरनल इंट्रिंसिक एंड पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। और इन्होंने खासकर बताया था कि जो लेयर है वो सेमी परमेबल होती क्यों है और कौन उसमें मदद करते हैं, इस कंसेप्ट को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम रीजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पानी है, ठीक है, हाई है, यहाँ पे लो की तरफ जा रहा है, ये पूछा है। तो वो सीधा सीधा प्रोसेस है डिफ्यूजन का। अब डिफ्यूजन सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, तीनों के लिए वैलिड होती है, क्योंकि यहाँ पे किसका क्या मूव कर रहा है? सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन ही पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जबकि ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर ही आता है, बट इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेसेसरी होती है एक इसमें। और दूसरी चीज़ आती है, इसमें क्या होता है, हायर टू लोअर कोई चीज़ आ रही है तो
पर सॉल्यूशन नहीं जा रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करता है। पोटैटो वाला इसका एक्सपेरिमेंट है कि हमने पोटैटो को कप शेप में काटा और उसको बीकर में रख दिया। यहाँ पे हमने पिन लगाई और शुगर सा सॉल्यूशन डाला और बाहर लिक्विड था, वाटर सॉल्वेंट था। धीरे धीरे हमने देखा पानी एबव हो गया। तो इससे पता लगा कि जो मेम्ब्रेन है एक सेमी मेम्ब्रेन की तरह मतलब एक्ट करती है। और क्या हो रहा है इसमें कि स्मूथ क्या कर रहा है, अंदर का सॉल्यूट थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट मतलब हैवी, तो सॉल्वेंट अंदर जा रहा है। तो सॉल्वेंट की मूवमेंट हायर टू लोअर। और डिफ्यूजन में टोटल ये सॉलिड लिक्विड गैस के केस में तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। अब इन्हीं कंडीशन की वजह से प्लाज्मोलिसिस होती है। ज़्यादा जब लॉस हो जाए तो सेल क्या होता है, अब ज़्यादा कोई चीज़ चली जाए तो सेल श्रिंक कर जाएगा। अब श्रिंक कर जाएगा तो उसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। और सेल अगेन अपनी शेप ले लेता है, उसको हम डी प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। याद रखिएगा सारी टर्म्स को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है प्लाज्मोलिसिस क्या है, डी प्लाज्मोलिसिस क्या है। Next is the solution whose concentration osmotic pressure is lower than that of a cytoplasm। इसमें क्या बोला है, इस कंसंट्रेशन कम है अंदर, ये कंडीशन है। देखो आपको पता है बॉडी सेल टू सेल मूवमेंट होती है, जब इन दोनों में कोई मूवमेंट नहीं होती आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। जब यहाँ से चीज़ बाहर जा रही है तो सेल छोटा हो जाता है, तो क्या बोलेंगे हम? हाइपर। हाइपर होता है गुस्सा जब आता है तो हम गुस्से को बाहर निकालते हैं, तो वही कंडीशन इसमें आती है, हाइपरटोनिक। हाइपो का मतलब होता है अंदर कमी है, तो अंदर कमी है यानी इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन लोअर है साइटोप्लाज्म। द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ ए साइटोप्लाज्म, तो ये आ जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ये कंडीशन क्या होती है, इसमें अब कमी है तो उसको चाहिए होता सामान, तो ये है एंडोस्मोसिस। और हाइपर की कंडीशन क्या आ जाएगी? एक्सोस्मोसिस। एक्स्ट्रा है, दे रहा है ये, बेशक श्रिंक कर रहा है। आइसो वर्ड चाहे केमिस्ट्री में हो, बायो हो, जीके में हो, आइसो का मतलब ही होता है सेम, राइट। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच ए लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल इनटेक। देखो डायलिसिस की बात करें, ये रीएब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब किसी की किडनी वगैरह फेल हो जाए, किडनी वगैरह फेल क्यों होती हैं? क्योंकि एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो रहा, तो उस केस में उनकी की जाती है डायलिसिस। आर्टिफिशियल वे से क्या किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। अब बात करें एक्सो, एक्स वर्ड जब भी है यानी निकल गया है, बाहर एक्सपेल हो रही है चीज़ें, ठीक है। फिर आता है पाइनोसाइटोसिस एंड फैगो। ये क्या है? एंड ऑस्मोसिस की कंडीशन है, ठीक है। ऑस्मोसिस के अंदर आ रही है चीज़ें। पाइनो मतलब लिक्विड इनटेक हो रहा है, फैगो मतलब सॉलिड इनटेक हो रहा है। पानी मतलब पतला पतला, फैगो मतलब सॉलिड। क्वेश्चन पूछा गया है द प्रोसेस लार्ज पार्टिकल यानी सेल ईटिंग कर रहा है, और इसमें क्या करता है? सेल ड्रिंकिंग। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा कभी नहीं होता कि इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन ना आए, ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक। तो जो पॉइंट करवा रही हूँ आपको, वो सारे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है सेल टू सेल, वो क्या होता है? देखो प्लांट है, प्लांट का प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। मिडल का जो एरिया आता है उसको मिडल लैमिना बोलते हैं, जो कि बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पैक्टेट से, जो कि उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनता है सेल टू सेल, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इंटरसेलुलर जंक्शन से कनेक्शन बनता है। प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, मैंने बोला दोनों के गैप में मिडल लैमिना होता है, और प्राइमरी सेल वॉल पैरेन्काइमा सेल से बनी है। देखो चीज़ें रिलेटेड है, कल हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था और आज उससे रिलेटेड आ गया, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, ये नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं,
ये बने होते किससे बने होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकेंडरी मतलब स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ आप कल बताओगे, राइट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। इन एल्गी सेल वॉल फॉर्म्ड, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? जब हमने एल्गी वाला सेक्शन किया था, ठीक है, एल्गी किस किंगडम में आती है? तो एल्गी प्लांट में आती है, थैलोफाइटा के अंदर आती है। तो एल्गी की सेल वॉल हमने हमने किया था फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। एंड काइटिन मतलब फंगस में, जो कि उसको शाइनी सा बनाती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें, ये प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है, बट माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। ग्लैक्टिन की बात करें, ये एल्गी की सेल वॉल होती है एंड रिच होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज, राइट, मैनोज एंड बहुत सारे मतलब मिनरल्स होते हैं, जो कि उसकी सेल वॉल को, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है, प्रोटेक्टिंग होती है, और प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज टर्म एंडोप्लाज्म रेटिकुलेट, इसको बोलते हैं ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का काम होता है सेल में, देखो बताऊं क्या होता है, तो सेल है, न्यूक्लियस है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, लिक्विड सेमी फ्लूइड जैसा, इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल है, जैसे काम बांटा है, तूने फूड बनाना है, तूने पढ़ना है, तुमने प्रोटीन बनानी है, तुमने सेटिंग करनी है, सफाई करनी है, ऐसे काम बांटा है सबका। तो एक आता है इनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है टर्म किसने दी थी, तो टर्म इसकी पोर्टर ने दी थी। ज्यूरिस पोलर ने राइबोसोम के बारे में बताया था, कैमेलियो गोल्गी ने गोल्गी के बारे में बताया था, एंड क्रिस्टिना डी जिवे आना था यहाँ पे, जिवे, तो इसके बारे में इन्होंने लाइजोसोम के बारे में बताया था। लाइजोसोम को क्या बोला जाता है? लाइजोसोम को बोला जाता है सुसाइडल। देखते हैं, विच हेल्प इन ए लिपिड सिंथेसिस। देखो एंडोप्लाज्मिक अभी किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है SCR, एक होता है RER। जैसे एंडोप्लाज्मिक की लेयर है, अगर इसमें राइबोसोम है तो ये अप डाउन है, यानी खुरदरा जैसा होगा, तो वो आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं है राइबोसोम तो SER आ गया। सो इसमें से बोला है कौन लिपिड की सिंथेसिस में मदद करता है, तो स्मूथ है, तो स्मूथ के काम करता है, यानी SER मदद करता है लिपिड की सिंथेसिस के लिए, और RER मदद करता है क्या करने के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस में। याद रखिएगा किसकी मदद करता है, प्रोटीन, एंड ट्रांसपोर्ट मेन इनका मतलब सिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, वेसिकल्स। देखो RER से बनता है SCR से बनता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद बनता है लाइजोसोम, और उसके बाद चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, जो भी वेस्ट बनता है आउट ऑफ द सेल। अब आता है पाथवे ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए वाटर थ्रू ए सेल वॉल। तो अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है। तो जब सेल वॉल से मूवमेंट हो रही है, ठीक है, यहाँ जैसे कि सेल है पूरा, यहाँ बाहर बाहर से जा रहा है, तो उसे हम एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं, ठीक है, सेल टू सेल वॉल। सिम्प्लास्ट इंटरनल साइटोप्लाज्म में, एंड प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें, इसमें वैक्यूलर पाथवे होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सिम्प्लास्ट मतलब जो भी अंदर का फ्लूइड होता है उसके थ्रू जो मूवमेंट होती है, लिख सकते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, सेल टू सेल वॉल, सिम्प्लास्ट, एंड वैक्यूलर पाथवे आ जाता है, सॉरी मैंने शायद पहले वो बोल दिया सिम्प्लास्ट को, तो वैक्यूलर आ जाता है आपका एक जिसमें कि क्या हो रहा है, वैक्यूल से जो ट्रांसपोर्ट होती है, तो एक आ गया सेल टू सेल, राइट, और एक आ गया डायरेक्ट पूरा फ्लो, और एक आता है प्रॉपर वैक्यूल जहाँ अटैच होंगे वहाँ से मूवमेंट होगी, राइट। सो एपोप्लास्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड इन गोल्गी बॉडी। गोल्गी पर्टस की बात करें तो ये एक टाइप की ऑर्गेनेल है जो सेल में प्रेजेंट होती है।
तो इसकी शेप की बात करें, ये ऐसे होती है, राइट, ऐसे। और गोल्जी का काम होता है पैकेजिंग का। क्या काम होता है? पैकेजिंग का काम इसका होता है। तो अब सबसे पहले बात करें इनमें से क्या नहीं होती। सिस्टर्नी इसमें होती है, राइट, वैक्यूल इसमें होते हैं, वेसिकल इसमें होते हैं, क्रिस्टी इसमें नहीं होती क्योंकि क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का फीचर है, याद रखिएगा। और गोल्जी बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, आइडियोजोम के नाम से जानते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके दो फेस होते हैं, एक सिस फेज, एक ट्रांस फेज। सिस फेज को हम जानते हैं मतलब कन्वेक्स साइड, एंड ट्रांस फेज आ जाता है कनकेव साइड। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सी कन्वेक्स साइड है एंड कौन सी कनकेव साइड है। तो पिक्चर है ये, ठीक है, ये है क्रिस्टे, वेसिकल्स, ये है ट्रांस फेज, ये है सिस फेज, राइट। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनेल कंटेन ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम। किस में होता है? तो लाइजोसोम में होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है क्योंकि ये खुद बना के खुद को ही ख़त्म कर ले, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको समा के अपने अंदर खुद को ख़त्म कर देता है। इससे डेड बॉडी नहीं बचती और सेल में एक रिपेयरिंग सिस्टम भी रहता है। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के बनाने में मदद करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट पोजेसेस। प्रोकैरियोटिक सेल क्या नहीं पोजेस करते? सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस नहीं होता। यही तो स्पेशल फीचर था कि डीएनए होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कौन सा किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट आते हैं? तो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं आपके प्रोकैरियोट, जिसमें कि मेनली क्या आते हैं? बैक्टीरियाज आ जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीजोम आर प्रेजेंट इन। देखो ऑक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, राइट, और इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये अंदर वाले स्ट्रक्चर की जो लाइन है इसका ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम के 3 पार्ट होते हैं, हेड, स्टॉक एंड बेस। स्टॉक अटैच होता है एंड हेड आउटसाइड होता है। हेड एटीपी बनाने में मदद करता है। इसको ए नॉट ए1 के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इसको। एटीपी कौन सा पोर्शन बनाता है? क्रिस्टल से रिलेटेड है, किस लेयर में होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है। एटीपी बनाता है, एटीपी पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कराने में मदद करता है। अब कुछ ऑर्गेनल्स क्या होती हैं, प्लांट्स और एनिमल में कॉमन होती हैं और कुछ स्पेसिफिकली प्लांट में होती हैं, कुछ जैसे कि क्लोरोफिल प्लांट्स में होती है, प्लास्टिड ऑर्गेनल है वो प्लांट में ही होती है। तो ऐसे कुछ वेरिएशन आ जाती है। सो इसमें राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम के बारे में पता है आपको, क्रोमोसोम भी पता है, राइबोसोम भी पता है। वीडियो को पॉज करके अब आंसर कीजिए कि क्या क्या चीज़ें मैंने अभी इसके बारे में बताई थी। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड ए प्रोटीन फैक्ट्री? याद रखिएगा, किस ऑर्गेनेल को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं? तो ऐसे तो हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ प्रोटीन बनाते हैं, पर फैक्ट्री रफ नहीं है। फैक्ट्री इसमें आ जाती है, क्या आ जाती है? फैक्ट्री इसमें आ जाती है राइबोसोम। राइबोसोम भी 2 टाइप के हैं, एक 70S एक 80S। 70S का मतलब होता है 50 + 30 यूनिट, मतलब ये ऐसे यूनिट से मिलकर बना होता है। और इसका मतलब होता है 60 + 40, क्योंकि ये एरिया कॉमन होता है तो इसका यूनिट कॉमन हो जाता है, राइट। और जब ये राइबोसोम जुड़े होते हैं एक साथ तो इसे हम पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
पॉलीजोम के नाम से जानते हैं। अब अगर राइबोसोम की बात करें, ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। एंड जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेल्स है, तो कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है स्पेशल वे में। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ग्रीन प्लास्टिड है जो कि प्लांट में पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो सपने में भी गलत मत करना। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल? लाइसोसोम। ये तो गलत हो ही नहीं सकता आपका, राइट? आई थिंक मैं सही हूं कि गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है विच लाइसोसोम डाइजेस्ट फूड ऑफ ए सेल और सम सेल ऑर्गेनेल लाइक फ्रेगमेंट ऑफ ए ईआर। देखो लाइसोसोम की भी वैरायटी है। क्या है इसमें, क्या बोला गया है? लाइसोसोम की भी वैरायटी है। सोचो, सब पढ़ा था कभी? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाते हैं आपको। देखो हिट्रोफैगी डाइजेस्ट करता है हाई अमाउंट में, याद रखिएगा। इनसाइड द सेल जब डाइजेस्ट करता है, एंडोसाइटोसिस ये करता है। और सीव इसका मैकेनिज्म होता है, डिपोजल यूनिट इसको बोला जाता है। ऑटोफेगी ऑटो डाइजेशन यानी स्टारवेशन, डाइजेस्ट फूड, तो ये आ गया। ऑटोलाइसिस मतलब सेल्फ डाइजेशन करता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। और बॉम्ब की तरह एक्ट करता है एंड न्यू सेल बनाता है, हिस्टेनोजन बोलेंगे। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो डाइजेशन दो टाइप की होती है, एक इंट्रासेलुलर, एक एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में रिलीज होते हैं एंजाइम, एक्सोसाइटोसिस होती है, डाइजेस्ट फूड आउटसाइड, राइट? और इंट्रासेलुलर में इनसाइड होती है। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो अमीबा मालूम है किस वजह किंगडम में आता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अमीबा किस किंगडम के अंदर कंसीडर किया जाता है। और अमीबा प्रॉब्लम भी क्रिएट किया जाता है, ऐसा नहीं कि अमीबा बहुत ही अच्छा है। तो अमीबा में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम प्सीडोपोडिया बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है। माना इसको दिखा यहाँ पे फूड, तो ये ऐसी शक्ल बना लेगा, फिर धीरे धीरे इसको कैप्चर कर लेगा। ऐसे ही ये प्सीडोपोडिया फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोट? देखो आ गया ना 70s एंड 80s राइबोसोम। तो यूकैरियोट में न्यूक्लियस तो वेल डेवलप होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। अब क्वेश्चन के राइबोसोम तो पढ़ा था, बट कौन सा नहीं होता? देखो इसमें होता है राइबोसोम, यूकैरियोट में 70s टाइप का नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 80s टाइप का राइबोसोम होता है। ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि 70s राइबोसोम किसका मेन फीचर है? ये मेन फीचर है प्रोकैरियोट का। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी बन जाता है, राइट? ये देखो पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर पहले नहीं देखी थी हमने, तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ हैव। सीलिया एंड फ्लैजेला मदद करते हैं मूवमेंट के लिए। सीलिया जैसे सेल है, इसमें छोटे छोटे अमाउंट में होता है, एंड फ्लैजेला लार्ज अमाउंट में होता है, जो कि मूवमेंट में मदद करता है, राइट? तो अब सीलिया एंड फ्लैजेला में अरेंजमेंट होती है 9+2 टाइप की, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड 9+0 टाइप की होती है सेंट्रियोल में या माइक्रोट्यूब्यूल में, यहाँ पे आते हैं, भूल जाते हैं इस पॉइंट को। विच हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब प्लांट का जो ये कंसेप्ट है, ये हम पूरा पिक्चर के साथ करेंगे, बट कुछ पॉइंट हैं जो हमें ढंग से पता होने चाहिए, जैसे कि विच हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट। सबसे बात करेंगे पहले एम्पिली लाइसोसोम। ये क्या करता है? हेल्प करता है हिट्रोफैगी एंड ऑटोफैगी में, ठीक है? किसमें? लाइसोसोम के। स्फेरोसोम की बात करें, ये हेल्प करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। एंड परऑक्सीसोम की बात करें, ये मदद करता है फोटो रेस्पिरेशन में। एंड ग्लाइऑक्सीसोम की बात करें, ये बीटा ऑक्सीडेशन में मदद करता है, ग्लूकोजेनेसिस करता है, फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट इनमें कन्वर्ट करता है स्मॉल यूनिट में, तो फैट को फैटी एसिड में,
कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो समझ गए सारे पॉइंट, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट इनमें से इम्पॉर्टेंट है, इनमें से जितना मतलब हर ही पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो इतनी देर से कर ही रहे हैं, तो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दी थी? टर्म माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, बेंडा ने दी थी एंड डिस्कवर कोलिकर ने किया था। ये चीज़ दोनों याद रखना। हैक्कल ने प्लास्टिड के बारे में बताया था। प्लास्टिड ऑर्गेनेल जो होती है प्लांट में होती है। फिर वन बर्डन ने सेंट्रियोल की डिस्कवरी की थी। क्या की थी? सेंट्रियोल की डिस्कवरी, और उसको गिवन किया था, किसने किया था? टी बोफ्टी। इस चैप्टर का आप पता है क्या करना है? एक चार्ट बना लेना है जिसमें आपको पता है क्या लिखना है? डिस्कवरी किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपर्टस, जितने भी एपर्टस हैं इनकी डिस्कवरी, टर्म एंड स्टडी अलग अलग ने की है। तो इन सब के बारे में आपको याद करना है, राइट? नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ ए क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट होता है कलर प्लास्टिड, एमाइलोप्लास्ट। एलेरोप्लास्ट की बात करें या प्रोटीनोप्लास्ट की बात करें, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन को। क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन को। एलियोप्लास्ट की बात करें, इसे हम ओलियोजोम भी बोलेंगे। ये फैट की स्टोरिंग में मदद करेंगे। याद रखिएगा, जैसे मस्टर्ड, कैस्टर, ग्राउंडनट, सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं आपको। ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट को स्किप अप कर लिया। एमाइलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, सारे पॉइंट को आपको साथ साथ रिपीट करना है। नेक्स्ट इज रेड एल्गी कंटेन। ये हमने पहले भी किया था। तो रेड एल्गी इनमें से क्या कंटेन करता है? ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये ग्रीन ऑर्गेनेल है, जो कि जिसके क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है, मतलब क्लोरोफिल कैप्चरिंग में मदद करता है। ज़ैंथोफिल की बात करें तो ज़ैंथोफिल ब्राउन एल्गी में होता है, फ्यूकोक्सेंथिन। फाइकोएरिथ्रियल रेड एल्गी में होता है, रोडोप्लास्ट हम इसको बोलते हैं, राइट? तो हमारा राइट आंसर फाइकोएरिथ्रिन बन गया। और एक और चीज़, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसकी डिस्कवरी याद रखना। डिस्कवरी किसने की थी? ल्यूवन हुक। किसने की थी? रिपीट करेंगे, ल्यूवन हुक ने की थी। टर्म किसने दी थी? ये भी याद रखना है, सिम्पर ने इसकी टर्म दी थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एलिमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो देखेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, एक आउटर लेयर है, ये इनर लेयर। इनर लेयर में स्ट्रोमा होते हैं। अगर बात करें रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं तो इसे हम ग्रेनम बोलें, ग्रेनम के नाम से जानते हैं, ठीक है? और जैसे कि ग्रेनम थैलेकॉइड के नाम से जानेंगे, और जो लॉन्ग होता है उसे हम स्ट्रोमल थैलेकॉइड, मतलब स्ट्रोमा बोलते हैं। मेन आपको बोला जाए स्ट्रोमा इसको बोलते हैं। अब ये रिपीटेड यूनिट है, इसको हम थैलेकॉइड बोलते हैं, ठीक है? इसको पूरे को ग्रेनम बोलेंगे एंड इस एक यूनिट को थैलेकॉइड बोलेंगे। थैलेकॉइड के अंदर मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो लाइट कैप्चरिंग में मदद करता है, क्वाइंटोजोम होता है। क्वाइंटोजोम के अंदर क्लोरोफिल होता है, सोचो, ठीक है? क्या आ जाएगा? थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड ये है, थैलेकॉइड अरेंज है, उसको हम ग्रेनम थैलेकॉइड बोलेंगे। लॉन्ग है तो स्ट्रोमल थैलेकॉइड आ गया। थैलेकॉइड के अंदर क्वाइंटोजोम होते हैं जो लाइट कैप्चरिंग में मदद करते हैं। तो फंक्शनल यूनिट क्या आ जाएगा इसमें? थैलेकॉइड आ जाएगा। सारे पॉइंट को याद रखते हैं जितने पॉइंट मैंने आपको बताया। रेड कलर, टोमेटो का रेड कलर किस वजह से होता है? कैरोटीन की बात करें, कैरेट का जो कलर होता है कैरोटीन की वजह से होता है। टोमेटो का रेड कलर लाइकोपीन की वजह से होता है। एंड कार्पेंथियम, ये नहीं आएगा, कैप्सन, स्पेलिंग ही गलत है, इसमें आएगा कैप्सनथीन, ये होता है रेड पेपर में। एंड केसीन की बात करें, ये प्रोटीन है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है। हमें सारे पॉइंट याद होने चाहिए कि किसके अंदर क्या क्या आता है, राइट? नेक्स्ट,
विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल? कौन सी प्रोटीन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में होती है। डाइनिन की बात करें, ये सेंट्रल प्रोटीन होती है, ट्यूब्यूल होता है जो कि हाइड्रोलिस करता है एटीपी। नेक्स्ट्रीन प्रोटीन की बात करें, इंटरडाउलेटर लिंकर होता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैक्टाइल? कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, क्योंकि अपनी शेप को चेंज कर लेता है, वो है मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल का, राइट। तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल है? तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल है माइक्रोफिलामेंट, सॉलिड है, इसके सब यूनिट नहीं है। एक्टिन इसमें प्रोटीन पाई जाती है। डिस्कवर इसको किसने किया था? पेल्विन ने किया था। प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होती है, यानी ये किसमें होती है? यूकैरियोट्स में होती है। एब्जॉर्प्शन करती है फूड की, एमीबॉइड मूवमेंट करती है, एंडोसाइटोसिस करती है, क्लीवेज का काम करती है, ये याद रखना है। माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, हॉलो है। एंड डिस्कवर बात करें तो डिस्कवर इसको किया था रॉबर्टिस फ्रेंचिक, राइट। सो ये चीज़ है, ये हमारे स्किन कलर में, सेलुलोज के ओरिएंटेशन में, नर्व इम्पल्स में यहाँ पे होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म? कौन सा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो कि फ्लूइड एरिया होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, सॉरी, हाँ, राइट। और उसमें नॉन लिविंग पार्ट माइक्रोफिलामेंट तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल की लेयर को हम टोनोप्लास्ट बोलेंगे। प्लांट में ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि प्लांट अपना भोजन खुद भी बनाता है और मतलब तो इसको स्टोर भी करता है। तो 80 से 90% एरिया प्लांट सेल में वैक्यूल घेरता है, जबकि एनिमल सेल में ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि किसमें लार्ज अमाउंट होता है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन कराया इसका आंसर है, दैट्स इनफ। यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन की डिटेल करवाई जा रही है, क्योंकि वो चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन। वैक्यूल भी कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, किस में होता है? साइनोबैक्टीरिया की बात करें, इसमें एयर वैक्यूल होता है। प्रोटिस्टा की बात करें, इसमें फूड वैक्यूल होता है। फ्री लिविंग प्रोटोजोन जो होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल तभी होगा जब वो इजीली मूव कर सकता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ टोबैको लीफ। टोबैको का क्विनिन की बात करें, ये बार्क ऑफ सिनकोना से ऑब्टेन किया जाता है। बार्क ऑफ सिनकोना क्या होता है? बार्क ऑफ सिनकोना होता है जो भी डेड सरफेस आता है प्लांट का। पाइन की बात करें, ये टी लीफ से ऑब्टेन होता है। मॉर्फिन की बात करें, ये पॉपी प्लांट से होता है, ये एक टाइप का ड्रग है। निकोटीन है जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है किसका? टोबैको का। ये भी एक टाइप का मतलब सप्लीमेंट है, नशे के लिए होता है यूज। टर्म न्यूक्लियोलस, अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ आ गई? देखो सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एरिया होता है जो कि न्यूक्लियस की चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो आ जाता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में किसने बात की थी? वन बाय वन सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एरक्लाफ की। तो इन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। फॉन्टेना की बात करेंगे, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, राइट। एंड बात करें बाउमेन ने टर्म ली थी। एंड विग्नर की बात करें, इन्होंने क्या दिया था? हाई माइक्रोस्कोप इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप दिया था।
और एक और है डब्ल्यू फ्लामिंग, एक और टर्म होती है, इन्होंने न्यूक्लियर क्रोमेटिन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया है इन्होंने? न्यूक्लियर क्रोमेटिन के बारे में किसने बताया है? फ्लामिंग ने बताया है। ये याद रखिएगा, दो टाइप की होती है, एक होती है हिट्रो और एक होती है यूक है। हिट्रो मतलब टाइटली बाउंड है। क्रोमेटिन का कंसेप्ट का पिक्चर वाइज मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, इसके अंदर हिस्टोन होता है। अब ये डीएनए है, एक मतलब हिस्टोन कवर कर रखता है, ऐसे रिंग बनाता है, तो ऐसे कवरिंग करता है प्रोटीन को, तो उसके ये जो लाइन है ये डीएनए है। तो ये जो आता है ये क्रोमेटिन आता है, और इन क्रोमेटिन के बीच में गैप कम है तो हिट्रोक्रोमेटिन, गैप ज़्यादा है तो यूक्रोमेटिन, राइट। नेक्स्ट है टर्म क्रोमोसोम। सबसे पहले आता है हमारा वेलेयर। तो ये है, इन्होंने क्या बताया था? टर्म क्रोमोसोम दी थी, और इन्होंने ये भी बताया था कि किसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। याद रखिएगा, किसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन में आपको पता है 23 होता है। ड्रोसोफिला की बात करें 8 होते हैं। फ्रॉग में बात करें 26, ह्यूमन में 46, पेयर में बताया मैंने 23। एपिस की बात करें तो 48। फ्लामिंग के बारे में भी हमने किया, क्रोमेटिन फाइबर के बारे में बताया है। रुकेटन की बात करें 1882 में इन्होंने न्यू टाइप के क्रोमोसोम के बारे में बताया था। बाल्बिनी की बात करें, इन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में बताया था। ठीक है, नई नई टर्म आ रही है, कोई बात नहीं, थक गए क्या? देखो क्वेश्चन होते हैं, बट क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। So now next question is centromer present in terminal is called। देखो ये है, अगर बिल्कुल ही एंड में है तो हम टेलोसेंट्रिक बोलेंगे, थोड़ा सा एंड से थोड़ा ऊपर है तो एक्टोसेंट्रिक, थोड़ा मिडल से थोड़ा साइड में है तो सबसेंट्रिक, मिडल में है तो मेटासेंट्रिक के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाता है टेलोसेंट्रिक, राइट। सो ये था, तो इसके साथ आपकी आज की क्लास फिनिश होती है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, अंडरस्टैंड होंगी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट रही होगी जो भी हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप को अच्छी लगती है सीरीज़, जो तो क्वेश्चन पूछती हूँ उनका भी रिप्लाई कीजिएगा, और अपनी भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये टॉपिक हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, ये चीज़ एक्सप्लेन कीजिए, तो डेफिनेटली हम एक्सप्लेन करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे क्वेश्चंस की, ताकि आपको जब रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।